बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। परिवर्तन के कारण तापमान में बदलाव, बारिश का असमान वितरण बड़ी समस्या है, जिसका फसलों के उत्पादन पर सीधे तौर पर असर हो रहा है, जो भविष्य में बढ़ती खाद्य आपूर्ति पर प्रहार करेगा। हालांकि कृषि विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। मौजूदा समय में कृषि में ऐसी कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उत्पादकता में इजाफा बरकरार रखा जा सके। मौजूदा समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार परियोजना चला रही है, जिसके तहत जिला स्तर पर संकट और जोखिम का आकलन किया जाता है। साथ ही जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए किसानों के लिए लचीलेपन व अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए स्थान विशेषता के हिसाब से खेती में धान सघन प्रणाली, धान की सीधी बुआई, गेहूं की जीरो टिल बुआई, सूखे गर्मी जैसी स्थितियों के लिए अनुकूल किस्मों की बुआई जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की क्या स्थिति है, जानने के लिए डीडी किसान की टीम सोलन पहुंची और ये समझने का प्रयास किया कि कैसे ये प्रदेश इस समस्या पर जीत हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। जलवायु प्रतिरोधी किस्में किस तरह से काम करती हैं, तो इसमें कई तरह के प्रभाव जो है जलवायु का परिवर्तन डाल रहा है। जैसे एक तो इसमें है कि सामान्य से अधिक तापमान रहना, और दूसरा है कि ज़मीन में सूखे की स्थिति होना। तो उन दोनों परिस्थितियों में जो है ऐसी प्रतिरोधी किस्में ईजाद की जा रही हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनका प्रयोग करके हम जो है एक अच्छी फसल प्रतिकूल वातावरण में भी ले सकते हैं। ऐसे ही टमाटर में बहुत सारी किस्में आ रही हैं जो ICAR से भी रिलीज़ की गई हैं। अभी पिछले दिनों चावल की 2 किस्में जो हैं जीनोम एडिटेड वैरायटीज़ हैं, जो कि सूखे के प्रति भी और सैलिनिटी के प्रति जो है प्रतिरोधी किस्में उन्होंने ईजाद की है। तो इस तरह की जो फसलें हैं या उनकी किस्में हैं, वो लगा करके हम जो है जलवायु परिवर्तन से जो है लड़ने की क्षमता अपनी बरकरार रख सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ किस्में बदल लेने से इस समस्या का समाधान मिल जाएगा? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके लिए हर स्तर पर काम करना होगा। हमारे पास 2 सबसे अहम विकल्प हैं। पहला है वातावरणीय बदलाव करके और दूसरा है कृषि में बदलाव करके। पहले विकल्प की सफलता के लिए लंबा समय लग सकता है, लेकिन दूसरे विकल्प में किसानों ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। वातावरण में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बड़े बदलाव ऐसे कि जैसे अब लगातार हम देख रहे हैं कि सितंबर के बाद से लगातार हमारा मौसम जो है वो सूखा चल रहा है। कोई बीच में कोई बारिश नहीं हुई, बारिश की बूंद नहीं गिरी है। और उससे पहले जो है जब बरसात थी तो वो बरसात उस तरह की थी कि वो झड़ी वाली बरसात नहीं थी, वो टोरेंशियल रेन जिसको बोलते हैं, तेज़ बरसात, नुकसान करने वाली बारिश वो होती रही। तो उसी के अनुसार कृषि के ऊपर भी उसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कि अब ये सूखा पड़ा है, तो जिनके पास तो सिंचाई की व्यवस्था थी तो वो तो फिर भी कुछ फसल ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि सूखे की वजह से जो बिजाई भी कर पाने में वो असमर्थ रहे। इस बार बहुत से हमारे किसान, अभी हम कई क्षेत्रों में घूम रहे थे तो वहाँ हमने देखा कि ना तो वो गेहूं की बिजाई कर पाए क्योंकि बारिश नहीं थी। सरसों लगाते हैं कई लोग, वो भी बिजाई नहीं वो कर पाए हैं रबी सीज़न में। तो ये बदलते जो वातावरण का है वो प्रभाव स्पष्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ हर स्तर पर शोध कार्य कर रहे हैं और जिनमें सफलता मिलती जा रही है उसे वे किसानों तक पहुंचा भी रहे हैं, ताकि जमीनी स्तर पर कार्य किए जा सकें। शुरुआत किसानों को बीजों से करनी होगी। किसान अपने खेत में प्रतिरोधी किस्में लगाकर
नुकसान को कम और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। साल 2014 से 2024 तक धान की कुल 668 किस्में विकसित की गईं, जिनमें से 199 जलवायु परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी हैं। इनमें 103 सूखा व जल संकट सहनशील, 50 बाढ़ जलमग्नता सहनशील, 34 लवणता क्षारीय सहनशील, 6 गर्मी व ठंड सहनशील। तो हमारा बीज कैसा होना चाहिए? बेमौसमी बारिश हो रही है, ठीक है, या तो हमारा जो है बीज हो मौसम को के साथ ढलने वाला हो, जैसे सर ने बात की, या सहन करने वाला हो उसको, ठीक है, या उस पर कोई असर ही ना पड़े। तो हमें ऐसी वेराइटीज़ या ऐसा बीज इस्तेमाल करना हो जो जैसे गर्मी ज़्यादा हो रही है तो उसको टॉलरेट कर ले, ठीक है, कोई बीमारी आ रही है तो उससे उसका बचाव हो जाए। जैसे आजकल रबी का सीज़न है हमारा, तो हमारा रबी की मुख्य फसल है हमारी गेहूं की फसल, ठीक है। तो गेहूं की जो बात करेंगे तो उसमें एक वैरायटी है हिमाचल, हमारे एचपी अपनी यूनिवर्सिटी से, पालमपुर यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई है, HP 349, ठीक है, जो पीला रतुआ आपकी बीमारी आती है, ठीक है, उसके लिए वो रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। तो जैसे ड्रॉट की कंडीशन, आपका सूखा पड़ रहा है अभी, तो उसके लिए हमारी DBW 187 जो विभाग द्वारा भी अभी अनुदान पे दी गई है। तो ऐसी ऐसी वैरायटीज़ है हमारी जो टॉलरेट कराएं, उस समय को निकाल दे, या कुछ अर्ली वैरायटीज़ होती हैं जो अपना कार्यकाल जो है वो जल्दी पूरा कर लेती हैं। जब तक आपका जैसे आपका सूखा पड़ रहा है, जब आपका कोई मौसमी या कोई परिस्थिति ऐसी आएगी, वो उससे पहले ही अपना कार्यकाल जो है वो पूरा कर लेंगी। तो इससे फार्मर को क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अंतर फसलें लगाकर व फसल चक्र अपनाकर भी किसान कई तरह की परेशानियों को कम कर सकते हैं। साथ ही ड्रिप इरिगेशन की मदद से कम पानी में भी बेहतर उपज ले सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग सुना होगा आपने, या रोटेशन, जो फसल चक्र बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि एक ही खेत में हर साल एक ही फसल जो है वो ले रहे हैं। जैसे टमाटर लगा रहे हैं तो टमाटर ही लगा रहे हैं हर साल उसमें। तो उससे क्या हो रहा है कि बीमारियां, आपके कीड़े, ठीक है, जो फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हर साल आ रहे हैं उसमें। तो इसमें क्या करना है, हमने फसल चक्र जो है वो ज़रूर अपनाना है। फसल चक्र, इस साल आपने अगर टमाटर लगाए तो अगले साल कुछ और लगाएं उस खेत में। इससे क्या होगा कि अगर आपके फील्ड में कोई कीड़ा है या उसने अंडे दिए हैं, ठीक है, या कोई बीमारी होता है ना, तो अंडे दिए हैं कीड़े ने, तो फसल चक्र जब अपनाएंगे तो उसका एक क्या होगा, जीवन चक्र का एक कार्यकाल जो है वो टूट जाता है, ठीक है। तो आपने जो है क्रॉप रोटेशन ज़रूर अपनाना है। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग का। इंटरक्रॉपिंग मतलब आपने सिर्फ एक ही फसल नहीं लगानी है कभी भी, आपने फसल के साथ जो है हमेशा कोई और फसल लगानी है। जिससे क्या होगा, फिर हम जैसे बात करते हैं गेहूं की ही बात करेंगे, तो गेहूं में हम क्या लगाते हैं आजकल, मटर लगा देते हैं, चना लगाते हैं, है ना, कोई दलहनी फसल लगा रहे हैं ना, तो क्या है उसका रोल। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी गेहूं और ये हमारी मक्की वगैरह होती है ना, तो इसमें ये हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारे पोषक तत्व जो है मिट्टी से वो उनको निकाल लेती हैं। तो अगली फसल जब हम लगाएंगे तो आपकी मिट्टी में तो कुछ बचा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है दलहनी फसलें जो है बीच में लगाते हैं। तो दलहनी फसल का क्या है, जो आपका नाइट्रोजन वो देती है, इससे आपका यूरिया वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी जो है वो 20 से 25% जो क्या होता है कि कम यूज़ में होता है उसका। उसके बाद है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेन क्या है कि कम कोई भी हमें जैसे हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स की, तो इसमें है आपका सिंचाई से संबंधित क्या करते हैं, सिंचाई से संबंधित क्या हो सकता है, स्मार्ट कोई टेक्निक क्या आप लोग यूज़ करते हैं, आपको पता है, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, तो वो चीज़ें हैं। क्या हो रहा है, उससे पानी की बचत हो रही है, आपकी हो रही है ना। ड्रिप और स्प्रिंकलर यूज़ करने से आपकी लगभग जो है वो 60% जो पानी का बचाव होता है। और पानी क्या है, हर पौधे को पानी मिल रहा है। हमारी आपको पता है पहाड़ी इलाके, हमारी जो ज़मीन है वो बिल्कुल समतल तो नहीं है ना, उबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं हमारी, तो मुश्किल हो जाता है कि हर पौधे को पानी पहुँचे। इसलिए आपकी ड्रिप सिस्टम होगा तो हर पौधे को पानी पहुँचेगा, तो पैदावार भी आप लोगों की अच्छी होगी। अच्छी फसल के लिए मिट्टी की सेहत काफी अहम होती है।
इसके लिए सरकार ने साल 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की, जिसके तहत किसान ये सुनिश्चित कर सकें कि उनके खेत में किन तत्वों की कमी है और पूर्ति के लिए कितना उर्वरक दिया जाए। योजना के तहत जुलाई 2025 तक 25 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जा चुके हैं। देश भर में 8,272 मृदा प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है। जो मिट्टी में जीवाणु है, अगर वो संख्या आपने बढ़ानी है ना, तो वो आपके जो डिफरेंट नेचुरल फार्मिंग के घटक है, जैसे कि जीवामृत है, घन जीवामृत है, वो जब आप यूज़ करेंगे ना, उससे वो जीवाणु बढ़ेंगे। जो मिट्टी में जीवाणु है वो क्या करते हैं, पौधों को मिट्टी में भोजन बनाने का काम करते हैं। जब वो पका हुआ भोजन उनको मिलेगा तो वो जल्दी पौधा जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और आपको प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी। तो जैसे कि इसमें नेचुरल फार्मिंग में और भी है, कीड़ों को रोकने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए अग्नि अस्त्र हो गया आपका, अनीमास्त्र हो गया, डरेक अस्त्र हो गया, डिफरेंट अस्त्र है। तो इसकी आपको स्प्रे करनी पड़ती है जब आपको पता है कि इस टाइम पे कीड़ा आने वाला है, तो उस टाइम पे आपने इसकी स्प्रे करनी है। चलिए एक और पहलू की बात करते हैं, जो है तो छोटा, लेकिन इसका सीधा असर फसल उत्पादकता पर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं कीट प्रबंधन की। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके लिए जितना जरूरी फसल चक्र अपनाना है, उतना ही जरूरी मल्चिंग करना है। इससे खेत में खरपतवार नियंत्रण, कीट प्रबंधन, पानी की बचत करना आसान हो जाता है। कुछ विधियां ऐसी हैं जो इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में सक्षम है, जिसमें आच्छादन सबसे महत्वपूर्ण है। आच्छादन क्या है? आपकी मिट्टी को ढकने का कार्य। वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप सूखी घास से कर सकते हैं, आपके आसपास यहाँ पे चीड़ के पत्ते बहुत ज़्यादा मात्रा में है उससे कर सकते हैं, या जैसा मैडम ने आपको शुरू में कहा था कि आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप फसल के साथ दूसरी फसल लगा सकते हैं। दूसरी फसल लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि जो मिट्टी है आपकी वो ढकी रहेगी। जैसे कि आजकल मटर का सीज़न चला है, मटर के साथ आपके साथ क्या लगा सकते हो? मेथी लगा सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा मेथी और मटर दोनों साथ साथ में चलते हैं, इनकी जड़ों के फैलावट भी अलग अलग है, तो आपस में इनके बीच में कोई भी किसी तरह का कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन मटर के बीच का स्पेस जो है वो पूरा का पूरा लाइव मल्च से भर जाएगा। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? एक तो मेथी आपको मिल गई एक्स्ट्रा, आपकी मिट्टी भी ढकी रही और आपकी मिट्टी में जो तत्व है वो भी बने रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन की बात अगर हम करें तो आच्छादन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे आता है? ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट जो एग्रीकल्चर है उसमें ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये। अगर आप नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग में भी आच्छादन, इंटरक्रॉपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और इन सब का इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? आपकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, मतलब कार्बन को मिट्टी में ही दबा के रखने में। तो आच्छादन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है। ठीक है जी। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी लोग इस समय देखिए, हमने यहाँ खेत देख रहे थे, मटर सभी ने लगा रखा है, लेकिन ना तो किसी की मल्चिंग है, ना ही किसी ने कोई अपने साथ अंतर फसल लगा रखी है। तो कृपया करके अपनी फसलों में अंतर फसलें जरूर लगाएं और आच्छादन जरूर करें। सूखी घास जब देखिए जब आप देंगे उसको तो क्या होगा? सड़ती रहेगी। सूखी घास सड़ेगी तो क्या होगा? वो ऑर्गेनिक कार्बन जो है आपकी मिट्टी में जमा करती रहेगी। ऑर्गेनिक कार्बन पौधे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों को समझते हुए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है जो किसानों के लिए सहायक सिद्ध हुई है, जिनमें मुख्य हैं राष्ट्रीय कृषि नवाचार जलवायु अनुकूल परियोजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण मौसम सेवा योजना, पीएम प्रणाम योजना लाभकारी साबित हो रही हैं। जैसे रबी फसलों की जब हम बात करते हैं तो हिमालयी क्षेत्रों में तापमान क्योंकि कम रहता है, तो जो फसलें हैं उनमें पानी की मात्रा की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम है। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि उचित समय पे हम सिंचाई कर पाएँ, क्योंकि जैसे वातावरण में बदलाव है, 4 महीने से हम देख रहे हैं 3 महीने से बारिश जो है बिल्कुल नहीं हुई है। तो ऐसे में सिंचाई जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। तो उसमें यह है कि जिस अवस्था में जैसे कि जर्मिनेशन के 15 दिन बाद या 1 महीने बाद जो है उचित समय पर और उचित मात्रा में सिंचाई करें, तो उससे जो है फसल की बढ़वार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो हमारी उपज है जिसके लिए हम खेती कर रहे हैं वो भी हमें अच्छी प्राप्त होगी।
कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश का बागवानी विभाग और केवीके मिलकर समय समय पर एक तरह की चौपाल लगाते हैं, जिसमें सहकारी योजनाओं की जानकारी भी शामिल होती है और किसान सवालों के माध्यम से अपनी परेशानी रखते हैं तो विशेषज्ञ जवाब के माध्यम से समाधान। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल रहेगा कि आच्छादन के क्या तरीके हैं और आच्छादन कैसे किया जाए और किस किस इसमें किया जाए, क्योंकि हम कुछ आच्छादन जो करते हैं वो मल्चिंग जिसको हम कहते हैं वो हम प्लास्टिक में भी करते हैं, तो क्या वो ज़रूरी है या आच्छादन जो हमें प्राकृतिक खेती के में बताया गया है वो ज़रूरी है, ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। तो मेरा तो आपसे यही सुझाव रहेगा मेरा आपके लिए कि प्लास्टिक मल्च को अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल जो है हमें नहीं करना चाहिए। हमें या तो सूखी घास का या फिर लाइव प्लांट्स का, या जैसे कि बायोडिग्रेडेबल जो आजकल चले हैं मैट्स, आप उनका इस्तेमाल करें जो खुद जो है सड़ जाएं और मिट्टी में जाके वो मिल जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक, आप खुद ही जानते हैं कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी एक समस्या बन चुका है कृषि में भी। जिन्होंने प्लास्टिक मैट लगाए भी हैं, अब उनको कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है कृषि में उत्पन्न हो रही है। तो मेरा आप सबसे यही रहेगा, अनुरोध भी रहेगा और एक मेरा सुझाव भी रहेगा कि प्लास्टिक मल्च को अवॉइड करके या तो सूखी घास, अगर आपके पास संसाधन है सूखी घास एकत्रित करने के लिए सूखी घास का करें, अदरवाइज लाइव मल्च का इस्तेमाल करें, या हो सके तो चीड़ की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है डिस्पोजेबल जो मैट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। जो जानवर है हम अपने फसलों को उनसे बचाने के लिए, जैसे आपने कहा कि सोलर फेंसिंग का जो है अनुदान गवर्नमेंट देती है, तो कृपा करके आप हमें ये बताइए कि हमें जो अनुदान मिलेगा वो अगर हम ग्रुप में लेना चाहें, या जैसे 10 फार्मर है, हम 10 फार्मर जो है हम उसको अप्लाई करते हैं और उसको उसमें भी हमें उतना ही अनुदान मिलेगा, या फिर हमारा जो सिंगल पर्सन ही उसमें अनुदान होगा? आपने जो प्रश्न किया फेंसिंग का कि व्यक्तिगत तौर पे ले सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया था। आप लोग जो है व्यक्तिगत तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं या कम्युनिटी सामूहिक तौर पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सब्सिडी जो है वो दोनों में सेम रहेगी। हाँ जी, लेकिन फ़ायदा इसमें ये रहेगा, अगर एक गाँव कि आप फेंसिंग करोगे और एक इन व्यक्तिगत तौर पे करोगे तो आपका निश्चय ही आपका जो है वो फार्मर शेयर जो वो कम लगेगा, आप लोगों को अनुदान भी ज़्यादा मिलेगा और हर किसी का जो शेयर है वो कम लगेगा। ठीक है जी। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि जो रबी की फसल लगती है हमारी उसमें कौन कौन सी 2 फसलें मिक्स हो सकती है जो हमें फ़ायदा दे सकती है? निशा जी, आपने जो क्वेश्चन किया कि हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं रबी की फसल में और कौन सी कर सकते हैं आजकल, तो आप लोग कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल आप मटर और मेथी लगा सकते हैं, ठीक है, और उससे क्या होगा, मटर से आपको मेथी दोनों चीज़ों से एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ेगी आपकी, और जो मिट्टी में नाइट्रोजन जो आप यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया से नाइट्रोजन दे रहे हैं मिट्टी में, वो आपकी मटर की फसल से मिल जाएगी मिट्टी को। तो जब आप क्रॉप ले लेंगे उसके बाद जो आपका मटर बचेगा वो आपने फेंकना नहीं है, बाहर निकालना नहीं है, वो आपने खेत में ही बिछा देना है, जिससे कि वो सड़के मिट्टी में आपकी नाइट्रोजन मिलेगी। मैं डॉक्टर साहब से, जो हम ग्रीन हाउस में मिर्च या टमाटर की फसल लगाते हैं उसमें भी कोई दूसरी फसल हम लगा सकते हैं जिससे बीमारियां भी कम हो मिर्चों में या टमाटर में और हमारे को कोई उसका फ़ायदा भी हो। तो जैसे हम शिमला मिर्च लगा रहे हैं तो हम गर्मियों में लगा रहे हैं, शिमला मिर्च लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं, खीरा भी लगा रहे हैं, तो खीरे के बीच में तो क्योंकि बेल वाली फसल है तो उसमें तो मैं ये कहूँगा कि गेंदा जो है लगाया जा सकता है, बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो उसके बीच में गेंदे की हम खेती कर सकते हैं। गर्मियों में लगभग जुलाई के महीने में जैसे हम लगाएं तो वो त्योहारों के समय पे जो हमें गेंदा मिल जाएगा, और साथ में गेंदा ऐसे केमिकल छोड़ेगा उसमें हमारी ज़मीन में, जिससे कि नेमाटोड की जो है संख्या भी वो कम हो जाएगी। एक तो ये फसल हो सकती है जिसको हम शिमला मिर्च के बीच में भी लगा सकते हैं, और साथ में जो मुझे पर्सनली लगता है कि वो बढ़िया चीज़ है, वो है जो हम कर भी लोग ओपन में कर रहे हैं हम, वो है बीन की खेती। जो अपनी पेंसिल बीन है, जो छोटी वैरायटी है, बेल वाली नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 70-80 दिन में तैयार होकर अपना जेब में पैसे दे के चली भी जाती है। तो वो वैसी फसल हमें चाहिए कि बीन जो है हाइट भी ज़्यादा नहीं है उसकी,
और साथ में थोड़ी सी स्पेसिंग एडजस्ट करने की बात है तो बीच में हम इसको इंटरक्रॉप रो के बीच में लगा के जो है 60-70 दिन में अच्छी फसल ले सकते हैं। बाकी हमारी शिमला मिर्च तो लगातार वो चलती रहेगी क्योंकि वो तो 8-9-10 महीने की फसल हम ले ही रहे हैं, तो वो एक अतिरिक्त आय के साधन के रूप में भी, और क्योंकि वो एक तरह से दलहनी फसल है तो वो मिट्टी को भी जो है वो उपजाऊ बनाने में हमारा कुछ सहयोग कर सकती है। तो मेरा सवाल है सर कि जैसे हमारे 301 फार्मर शेयर होल्डर्स हैं, तो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए उनको किन किन फसलों को अपने खेतों में लगाना चाहिए, किस तरह के सीड वगैरह का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो अच्छे से उस फसल को लगा के क्लाइमेट से बचाव कर सके। इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि बदलते परिवेश में जो प्रभाव हो रहे हैं उसमें हम अपने सदस्यों के लिए क्या कर सकते हैं, उनको किस तरह की अवेयरनेस दे सकते हैं या उनके लिए कोई योजना कोई ऐसी हो जो उनको सहायक सिद्ध हो। तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तो जो आप प्राकृतिक कृषि का ही आपका FPO है, तो उससे अच्छा कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा कि हम प्राकृतिक कृषि के बायो रिसोर्स सेंटर अपने सदस्यों के पास बनवा लें, चाहे किसी एक के पास बने, 2 के पास बने, और उसको पूरे तरीके से अडॉप्ट करें और एक सितारा सर्टिफिकेशन है वो करवा लें। तो उससे क्या होगा कि एक हमारा सर्टिफिकेशन हो जाएगा प्रोड्यूस का कि हाँ ये प्राकृतिक हमारा उत्पाद है, तो उसके दाम जो है वो अलग हो जाएंगे। और अपीडा जो है अभी नोटिफाई करने वाली है शायद कि जो ये प्राकृतिक उत्पाद है इसको भी किस तरह से, और जैसे उनका हमारा इंडिया ऑर्गेनिक लोगो है तो ऑर्गेनिक की जिस तरह से सर्टिफिकेशन होती है उसी तरह के गाइडलाइंस ये बन रहे हैं। तो ये सितारा सर्टिफिकेशन कहेंगे इसको, जिसको अपीडा से मान्यता मिल जाएगी। तो उसमें फिर हमारे को भी एक जो स्पेसिफिक मार्केट है जहाँ पे प्राकृतिक उत्पाद या ऑर्गेनिक उत्पाद बिकते हैं जिनका मूल्य भी अच्छा मिलता है, वो वहाँ हम भेजने में सफल होंगे। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां खेत काफी छोटे होते हैं। यहाँ के किन्नौर, शिमला, मंडी और चंबा जैसे पहाड़ी और ढलान वाले जिलों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इनकी खेती को सुचारू रखने के लिए और कम स्थान में चल सकने वाले कृषि उपकरण बनाए जाते हैं जिससे कृषि कार्यों को बाधित न होना पड़े। अगर हम बात करें कि रबी फसलों में उपयोग होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमारे यहाँ पे खेत जो है छोटे हैं, आप जैसे देख भी रहे होंगे हमारे यहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो बड़े टिलर्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, छोटे प्लोवर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बीज की बचत करनी है और सही तरीके से अपने बीजों को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ मुख्यतः रोपी जाती हैं, तो सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अपने खरपतवार को अगर आपने निकालना है तो कल्टीवेटर्स, खिलने इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फसलों से, अगर आप मेन अपने फलों की फसलें लगा रहे हैं तो आप इनके लिए आप जो है प्रूनिंग स्केचर्स, ग्राफ्टिंग नाइफ्स, इनका इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा आप हैच शेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी पेड़ों की ऊंची बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं जिनको आपने काटना है, तो उनको काटने के लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमाचल में 80% से ज्यादा किसान सीमांत या छोटी जोत के हैं। जब वो अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें उपज का सही दाम भी नहीं मिल पाता। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कई किसान मिलकर किसान समूह बनाते हैं। ये समूह खेती में आ रही सभी बाधाओं को मिलकर पार करते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के हर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। रबी के सीजन में हम सेब, नाशपाती, आड़ू, बादाम आदि फलों का उत्पादन करते हैं। इसके लिए हमें आजकल जो परेशानी आती है वो ज़्यादातर क्लाइमेट की परेशानियां हैं, जिसके जब जैसे बर्फ़बारी नहीं हो रही तो हमारे जो उसके फलों के बीमे है उसको हम क्या नाम उसको चिलिंग आवर्स हमारे पूरे नहीं होते, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो है ये नुकसान होता है, फिर आगे हमारे फल कम लगते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो है वो बर्फ़ नहीं गिर रही है, और जिसके कारण चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी कोई मैट्स वगैरह बिछा के या कुछ घास वगैरह उस पर तौलिए में डाल के उसकी नमी को बरकरार रखा जाता है। उसके बाद हमारा रहता है जो हमारे बगीचों में, जैसे मान लो आपका बारिश अगर ज़्यादा होती है तो उससे हमारे बगीचे में जो डिजीज़ आते हैं उसके लिए स्प्रे वगैरह का जो शेड्यूल रहता है वो सारी चीज़ें रहती है। और ये ओवरऑल चाहे सेब है चाहे आपका सब्जी है, इसमें जो एक ग्लोबल जो
इन्वायरमेंट के अंदर में जो वातावरण परिवर्तन हुआ है उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। उससे जो ना आपका जो साइकिल है, बर्फ़ के समय में बर्फ़ ना गिरना, गर्मी के समय में हेल स्टॉर्म का आना और बारिश का होना, और बरसात इस वर्ष जो है ना मई जून के महीने में, जो पिछला वर्ष गया मई जून के महीने में, पिछले कई सालों से ये हो रहा है कि उसमें आपका क्या बोलते हैं बारिश अधिक हो रही है। और क्या नाम, उससे क्या हो रहा है, मई जून के अंदर बारिश जो कि निरंतर आगे सितंबर तक रही है, और सब्जियों में इसमें ये हालत रहा है कि उसमें फंगस की डिजीज़ आई है और जो है ना प्रोडक्शन नहीं हो पाई है। और सेब के अंदर भी जो क्या नाम इसके अंदर है, लीव जो है, जो इसकी फोटोसिंथेसिस से जो खुराक बनाती है, वो जो है ना अर्ली लीव फॉल हुआ है। ये कई सालों से जो है ना देखने को मिल रहा है। इस तरह से देखा जाए तो सरकार की योजनाएं किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद करती हैं, जिससे उनकी आय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस तरह से उठाए गए छोटे छोटे कदम हमें दूरगामी सुखद परिणाम दे सकते हैं।